अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माल। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी PSY 515 का लेक्चर 11 एंड द लेक्चर इज एडोलिसेंट फ्यूचर ओरिएंटेशन एंड इंटीग्रेटेड कल्चर एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। लेक्चर ये भी इजी है। लेक्चर जो भी हमने फाइनल टर्म के सिलेबस में पढ़े हैं 9 10 एंड नाउ 11 आसान ही है, कंसेप्चुअल से हैं, इजी सा कंसेप्ट है जो कि क्लियर हो जाता है। आई होप कि आप लोगों का भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। फिर भी कुछ अगर आप लोगों को समझ नहीं आता, आप लोग कमेंट बॉक्स करके मुझे पूछ सकते हैं। द फर्स्ट इज कि फ्यूचर ओरिएंटेशन क्या होती है। फ्यूचर ओरिएंटेशन लफ्ज से ही हमें समझ आ रही है कि मतलब जो भी एक इंडिविजुअल्स के अपने फ्यूचर के रिलेटेड जो भी इमेजेस होते हैं, जो भी थॉट्स होती हैं, जो भी एक सेल्फ रिपोर्टेड जो कि इंसान को कॉन्शियसली इंसान रिप्रेजेंट करता है, लाइक ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, कि इंसान की जो होल पर्सनल सब्जेक्टिव लाइफ स्टोरी है, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की लाइफ डोमेन्स हैं, उसके अंदर इंसान के मीनिंगफुल पर्पसेस हैं कि इंसान की लाइफ के क्या मीनिंग्स हैं, क्या गोल्स हैं। और कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये इंडिविजुअल की मोटिवेशन और सेल्फ डेफिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कि वो गोल ओरिएंटेड हो। ठीक है, यहाँ पर फिर आगे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट इसके फ्यूचर के रिलेटेड कोट्स दी हैं जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि द फ्यूचर इज नॉट समथिंग यू ट्रेवल टू, इट्स समथिंग यू बिल्ड अप। ठीक है, फ्यूचर ये नहीं है कि आप उसकी तरफ ट्रैवल करते हैं, बट फ्यूचर को आप बिल्ड करते हैं, खुद बिल्ड करके अपने फ्यूचर को बनाते हैं, फ्यूचर की तरफ मूव नहीं करते। फ्यूचर ओरिएंटेशन एक पर्सनल मॉडल ऑफ द फ्यूचर है जिसके अंदर इंसान के गोल सेटिंग्स, उसकी प्लानिंग्स, उसके एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस को वो एक्सप्लोर करता है कि उसे फर्दर फ्यूचर में क्या करना है। वो डिफरेंट किस्म की कमिटमेंट्स करता है। ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन फ्यूचर ओरिएंटेशन। अब कुछ अर्ली साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने जो एनालिसिस किए, उन्होंने फ्यूचर ओरिएंटेशन पर 3 इश्यूज डिस्कस किए। द फर्स्ट इज के कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि इंसान की प्रेजेंट लाइफ में हो रहे होते हैं, जनरेट हो रहे होते हैं, कुछ फ्यूचर में जनरेट होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज के फ्यूचर ओरिएंटेशन जो होती है वो डोमेन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल अपने इमेजेस को जो भी उसके फ्यूचर के रिलेटेड होते हैं उसको कंस्ट्रक्ट करता है डिफरेंट डोमेन्स में। ठीक है, जो इनकी डोमेन्स होती हैं वो पर्सनल भी हो सकती हैं, सोशल भी हो सकती हैं, रियलिस्टिक, आइडियल, रियलिटी बेस्ड या फैंटास्टिक भी हो सकती हैं। 11 कंसीडर द मोटिवेशनल पावर जो फ्यूचर ओरिएंटेशन की है वो इंसान को उसके प्रेजेंट बिहेवियर की तरफ डायरेक्ट करती है, रेगुलेट करती है। देखिए, अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, अगर आप गोल ओरिएंटेड हैं, अगर आपके कुछ गोल्स हैं कि आपने फ्यूचर में ये सब कुछ करना है, अगर आपके गोल सेट होंगे तभी प्रेजेंट में आपका मेहनत करने को दिल करेगा। अगर आपके कोई गोल्स ही नहीं होंगे, आपके फ्यूचर के बारे में कोई कमिटमेंट्स ही खुद से नहीं होगी, तो आप एट द स्पॉट आप अपने बिहेवियर्स को भी रेगुलेट नहीं कर सकेंगे। तो बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, अपने बिहेवियर की तरफ डायरेक्टेड होने के लिए आपको फ्यूचर ओरिएंटेड होना पड़ता है। ये आपके लिए एक मोटिवेशनल पावर के तौर पर काम करता है। अच्छा, जो मैं ये छोड़ देती हूँ ये बेसिकली थ्योरी होती है जिसके अंदर या तो रिसर्चेज होती हैं, स्टडीज होती हैं डिफरेंट किस्म के, या डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर्स के बारे में बात की जा रही होती है, डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स होती हैं। सो मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना होता है। अगर आपको फ्यूचर ओरिएंटेशन की समझ आ गई है कि व्हाट इज द फ्यूचर ओरिएंटेशन, तो जब आप उनकी रिसर्च को जो डिफरेंट किस्म की कंट्रीज की स्टडीज और कल्चर्स हैं, आप उनको एग्जाम्पल को देखेंगे, आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगी बात की। अगर हम हर चीज को डिस्कस करने बैठे तो ये 10 10 12 12 15 15 पेजेस का लेक्चर है, तो लेक्चर घंटे से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा देती हूँ, लेकिन आपने ये थ्योरी नहीं छोड़नी, आप इसे लाजमी पेपर से पहले एक दफा पढ़ लीजिएगा। मे भी कोई ऐसा एमसीक्यू जो मुझसे मिस हो गया हो तो वो आपको मिल जाए। अब जो बिहेवियरल कंपोनेंट्स हैं वो 2 वेरिएबल्स पर मुश्तमिल होते हैं। द फर्स्ट इज कि आप किस तरह से फ्यूचर के डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, किसी से एडवाइस लेते हैं, कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, कहीं कोई स्पेसिफिक कमिटमेंट करते हैं। एंड द अदर इसके जो आपकी प्रेजेंट कंसेप्चुअलाइजेशन है, ठीक है, जो कि आप प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, जो कि आपके फ्यूचर में गोल को अचीव करने के लिए काम आएंगी चीजें। ठीक है, जिसमें आपकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो कि एक दूसरे के साथ अफेक्ट हो रही होती है। यूनिवर्सल एंड कंटेक्चुअल कॉन्सिडरेशंस क्या होती हैं, यहाँ पर स्टॉर्डबेक ने बात की थी। उन्होंने वैल्यू ओरिएंटेशन की बात करते हुए कुछ एनालिसिस किए हैं कि जो ह्यूमंस हैं उन सब के लिमिटेड नंबर ऑफ, मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि सबके कॉमन होते हैं।
ठीक है। सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स हैव अ लिमिटेड रेंज, और फिर जब वो सारे प्रॉब्लम्स कॉमन होते हैं तो उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी लिमिटेड रेंज में होते हैं। और हर किस्म के जो अल्टरनेटिव्स हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस के जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, वो प्रेजेंट इन ऑल सोसाइटीज में ऑल द टाइम, बट लेकिन वो डिफरेंटली उसे प्रेफर किए जा रहे होते हैं, डिफरेंशियली। ठीक है। अब मतलब कि हर कल्चर के अंदर डिफरेंट सॉल्यूशंस को डिफरेंट तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूं, अगर कि आप मैरिज इशू को रख लें, अगर कोई एक मैरिज प्रॉब्लम है, तो अगर वो वेस्टर्न में है, वेस्टर्न कल्चर के और ईस्टर्न की हम एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते। अच्छा, अब वेस्टर्न में क्या हो गया कि वहां पर भी एक बच्चे को, इंडिविजुअल को मैरिज प्रॉब्लम है, ईस्टर्न में भी है। अब ईस्टर्न में मैरिज के मसले को सोल्व, अब प्रॉब्लम तो सेम है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन को किस तरह से टैकल करना है वो डिफरेंट होगा। वेस्टर्न में वो इतना बड़ा मसला नहीं होगा, मतलब उसको इतना सीरियस नहीं लिया जाएगा, वो प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ 10 खानदानों को आपको राजी करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो बाय द वे मजाक था। मतलब हमारे यहाँ ईस्टर्न में भी उस मैरिज के जो मसले होते हैं वो बहुत लंबे तक चलते हैं, वो इतनी जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होते। इसी तरह डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, डिफरेंट कल्चर्स में प्रॉब्लम्स तो सेम हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव से सॉल्यूशन देखे जाते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम और कॉन्टेक्स्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन। अब यहाँ पर बात हो रही है कि ब्रॉनफेन ब्रेनर्स ने मॉडल ऑफ इकोलॉजी दिया, जिसका क्या मतलब है कि ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो 4 कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रिक इकोलॉजिकल सबसिस्टम्स पर मुश्तमिल है। अब इनसे आप वाकिफ होंगे क्योंकि हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर 10 में ही इनको स्टडी करके आए हैं, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम एंड मैक्रो सिस्टम। फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ यहाँ पर। द माइक्रो सिस्टमिक की जो आपकी पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज हैं, जो आपके रोल्स हैं, जो आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपकी फैमिलीज, क्लासरूम, पीयर ग्रुप्स आ जाते हैं। एंड द मीजो सिस्टम, इसके वो रिलेशनशिप जो आपकी फैमिली, आपका स्कूल और आपके पीयर ग्रुप्स के दरमियान होता है। ठीक है, एनी टू ऑफ देम, इनमें से किसी भी दो, आप पीयर ग्रुप या फैमिलीज का कर लें, फैमिली या स्कूल का कर लें। एक्सो सिस्टम जो होता है, इसमें होता है कि चाइल्ड बिहेवियर, आप कह सकते हैं कि चाइल्ड के बिहेवियर के ऊपर कुछ डायरेक्टली तो नहीं कि इनडायरेक्टली उस चीज के इफेक्ट आ रहे होते हैं। वो आप कह सकते हैं कि आपके नेबर्स एक्सो सिस्टम में आते हैं, या पेरेंट्स वर्क प्लेस आती है। माइक्रो सिस्टम इसके जिसके अंदर सोशल कल्चरल कंसिस्टेंसी, जिसके अंदर वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स, सोशल कस्टम्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, वो आ जाता है माइक्रो सिस्टम में। अब इन्हीं सारे कल्चर्स की आगे समरी भी बताई हुई है, कुछ स्टडीज होंगी, कुछ एग्जांपल्स होंगी, आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसके इको कल्चरल की बात हो रही है, इंटरपर्सनल रिलेशंस अप्रोच टू डेवलपमेंट ओवर द लाइफ स्पेन। अब द फर्स्ट इज के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होते हैं, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप क्या होते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप दो तरह के होते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं जो कि आपके एक, या आप कह लें कि आपकी फैमिली के साथ, आपके नेबर्स के साथ, आपके फ्रेंड के साथ, किसी भी इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप होना, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। द इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप इज कि जो आपके अपने अपने रिलेशन होता है खुद से, ठीक है, आपके डिफरेंट किस्म के थॉट्स एंड एटसेट्रा। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, द फर्स्ट इज दैट कि ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ एंड एंड्स विद डेथ। जो इंसान की ह्यूमन डेवलपमेंट है वो उसकी बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है, बर्थ से ही एक जो किड है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, और उसकी डेथ तक, तब तो वो किड नहीं रहा, बट द इंडिविजुअल जो उसकी बर्थ से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी और उसकी डेथ तक उसकी डेवलपमेंट का जो स्पैन है वो चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा समझा जाता था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो जस्ट, आप कह लें कि इन्फेंट्स में ही होती है, चाइल्डहुड में ही होती है, जैसे ही बंदा एडोलिसेंट में आता है तो वो, या उसके बाद नहीं होती। लेकिन विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, विद द रिसर्चेज ये बात सामने आई कि नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एट द डेथ, एट एंड ऑफ द डेथ तक इंसान के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट होती रहती हैं। अब वो किस तरह की ह्यूमन डेवलपमेंट्स होती हैं, वो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी होती हैं, वो फिजिकल डेवलपमेंट्स भी होती हैं। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में आप कह लें कि हार्मोनल प्रोडक्शन, पुबर्टी, बायोलॉजिकल चेंजेस इन ओल्ड एज, और फिर आप जो एक फिजिकल डेवलपमेंट होती हैं, या फिर देखें ना कि एक इंसान के रोल्स, इंसान के सोशल रोल्स भी वक्त के साथ साथ लाइफ, विद लाइफ पैसेज ऑफ टाइम, ये चेंज होते रहते हैं। चाइल्डहुड में आपके और तरह के रोल्स होते हैं, मतलब कोई भी रोल नहीं होते, इतनी मतलब एक मौज वाली जिंदगी होती है। एंड जैसे ही आप एडोलिसेंट पीरियड में आते हैं तो आपको पता होता है कि आपने एजुकेशन
की तरफ जाना है, ये आपके गोल्स हैं। फिर जैसे ही आप 30+ होते हैं तो आपको शादी करनी होती है, आपके फैमिली के साथ एक नया रिलेशन बनता है, वो एक अलग स्पैन है ना। उसके बाद जब आप 40-50+ होते हैं तो आपकी जॉब से रिटायरमेंट मिलती है, वो एक अलग लाइफ स्पेन होता है, तो आपके वहाँ पर रोल्स अलग चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट किस्म की जो चेंजिंग्स हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट में होती रहती हैं। Theoretical approaches on development in culture. The low importance of culture inclusive studies in development psychology. सबसे पहले डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो कल्चर की बात बहुत कम हुआ करती थी, बड़ी इसकी कम इंपॉर्टेंस थी कल्चर को स्टडी करना, कि कल्चर किस तरह से डेवलपमेंट पर इफेक्ट होता है। विलियम वंडर्ट ने, जो कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के फाउंडर हैं मॉडर्न साइकोलॉजी के, इन्होंने कल्चर्स के क्या इफेक्ट्स हैं ह्यूमन बिहेवियर पर, इस चीज़ को एलाबोरेट किया था। और 20th सेंचुरी में अर्ली एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च डेमोन्स्ट्रेट किया इन्होंने रिलेशनशिप को कल्चर, सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस और चाइल्ड डेवलपमेंट के दरमियान। फेमस कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल इमर्ज किया गया, जो कि पार्शियली इनिशिएट किया गया बाय फ्रांस बोस की तरफ से, और उसके बाद ये एडवांस्ड हुआ बाय मार्गरेट मेड एंड रूथ बेनेडिक्ट की तरफ से। इन दोनों ने पैटर्न ऑफ कल्चर्स पर भी रिसर्च की, और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में भी रिसर्च की। एंड एट द एंड जब कल्चरल एंड पर्सनालिटी स्कूल को खत्म कर दिया गया, तो इसको एक होलोजेस्टिक द होल वर्ल्ड अप्रोच के तौर पर इसको फॉलो किया जाने लगा। अब इसके अंदर क्या हुआ कि ये जो होलोजेस्टिक था, इसके अंदर किस चीज को स्टडी किया गया, इसके अंदर बैरी एंड बैकन चाइल्ड ने इस चीज पर स्टडी किया कि जो इंसान की सोसाइटी है, ठीक है, जिसमें इंसान रह रहा होता है, जो इंसान का एक कल्चर है, उसके अंदर किस तरह से मिलजुल कर एक लाइफ चल रही होती है इंसान की, जिसके अंदर एग्रीकल्चरल डिफरेंट किस्म की हंटिंग फिशिंग लोग मिलकर एक आप कह लें कि खुराक तैयार करते हैं, जिसके जब ये इस तरह की चीजें की जाती हैं तो जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से सीखते हैं, किस तरह से उनकी नर्चरेंस होती है, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं और इनिशिएटिव होते हैं। और फिर जहाँ पर नेचर और नर्चरर की बात भी हुई, हमें पता है कि नेचर बायोलॉजिकल होते हैं, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं वो नर्चरर होते हैं। और जो मेजर प्रॉब्लम आया था इस अर्ली एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज का, वो ये था कि जो भी एजम्पशंस हुई किसी भी सोशलाइजेशन कंडीशन और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेशनशिप्स के दौरान, वो यूनिडायरेक्शनल है, ये कहा जाने लगा। लेकिन जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट था, वो वो चाइल्ड बिहेवियर्स को वो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इसकी तरफ भी एक लिटिल अटेंशन दी जाने लगी कि जो भी हो रही होती हैं इन्फ्लुएंसेस, वो जस्ट कल्चरल की नहीं होती, वो बायोलॉजिकली भी होती हैं, ठीक है। बायोलॉजिकली भी डिफरेंट किस्म की इन्फ्लुएंसेस इंसान की डेवलपमेंट के अंदर हो रही होती हैं। एंड द नेक्स्ट इज कल्चर स्पेसिफिक कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट ओवर द लाइफ स्पैन। यहाँ पर वही बात हो रही है जो मैंने आप लोगों के साथ पहले की भी, कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो होती है वो ओवर द लाइफ स्पैन होती रहती है इंसान की। इंसान के जो डिफरेंट किस्म के आप कह रहे हैं कि सोशल रोल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। इंसान की हेल्थ जो भी एक आप कह रहे हैं कि जिस्मानी कुव्वत होती है, वो वक्त के साथ साथ कम होती जाती है, इंसान जब बुढ़ापे की तरफ जाता है। तो डिफरेंट किस्म की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो ओवर द लाइफ स्पैन चेंज होती रहती हैं। डेवलपमेंट इन कल्चर, अ लाइफ स्पैन एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस अप्रोच। इंटरपर्सनल रिलेशन तो हमने समझ लिया कि क्या होता है, कि जो इंसान के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स होते हैं, कोई सिबलिंग्स होते हैं, पेरेंट्स का रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है, नेबर्स का होता है, फ्रेंड्स का होता है। इनकी क्या अहमियत है किसी भी कल्चर की डेवलपमेंट में। अब देखिए, मुझे लगता है कि ये सारी चीज आकर डिपेंड ही इंटरपर्सनल रिलेशंस पे करती है। इंटरपर्सनल रिलेशन किस चीज पे डिपेंड कर होते हैं? कम्युनिकेशन में। हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट किस्म के कल्चर्स को सीख रहे होते हैं, हैबिट्स को सीख रहे होते हैं। और फिर जब चाइल्ड रेयरिंग के अंदर भी ये बहुत ज्यादा मतलब इस ये चीज डिपेंड करती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। जिस बच्चे के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, उसकी अच्छी ग्रोथ होती है, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, उसकी अच्छी मेंटल हेल्थ होती है। इस तरह इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इंसान की हेल्थ पर और इंसान की फिजिकल डेवलपमेंट पर भी असरअंदाज हो रहे होते हैं। वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन एंड इंटरजनरेशनल रिलेशंस। अब इंटरपर्सनल रिलेशन के समझ आ गया आप लोगों को। इंटरजनरेशनल रिलेशंस क्या होते हैं? इंटर जनरेशनल रिलेशंस इज के जो आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के आपका जो रिलेशन होता है, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स का आपके साथ जो रिलेशन होगा,
रिलेशन होगा। मतलब एक पिछली जनरेशन का अपनी अगले जनरेशन के साथ जो एक रिलेशन होगा उसको इंटर जनरेशनल रिलेशन कहा जाता है। इसको आप VOC भी का इसको कहा गया, वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन, इसको 1970 के अंदर स्टडी किया गया। और इसमें डिफरेंट किस्म के इकोनॉमिक कंडीशंस देखी गई कि डिपेंड करती हैं कि जो लो इकोनॉमिक स्टेटस के पेरेंट्स होते हैं, जो कि आप कह लें कि गरीब तबके के लोग होते हैं, वो ज़्यादा बच्चों को प्रेफर करते हैं ताकि उनके जो बच्चे हैं वो बड़े होकर उनकी इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल कर सकें। इसी की निस्बत जो अमीर लोग होते हैं, जो एलीट क्लास होते हैं, वो ज़्यादा बच्चों को प्रेफर नहीं करते। वो उनका पहले ही एक हाई इकोनॉमिक स्टेटस होता है, वो उसको मेंटेन रखते हैं। तो इस तरह ये जो जो इंटर जनरेशनल रिलेशंस हैं, ये भी इंसान की कहीं ना कहीं कल्चरल डेवलपमेंट में अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया लेक्चर तो लेक्चर को कमेंट अच्छा सा करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।